ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखो जैसे ग्लू दिख रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई दिया? ये छोटा छोटा ग्लू हमेशा क्लीन करना है। इसकी वजह से कई बार आपका अगर ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो सीपीयू को फंसा लेगा ये इधर। देखो ये भी आपको ब्लैक ग्लू भी ना नीला दिख रहा होगा इसमें। ये भी कंपनी का यूवी ही होता है, जिसे आप ग्लू समझते हैं वो यूवी होता है एक तरह से। अगर स्किल है तो बहुत मजे है काम करने के, अगर स्किल नहीं है तो एक आईसी निकालने में खराब कर दोगे, दूसरे आईसी निकालने में खराब कर दोगे। हेलो दोस्तों, एक इन्फो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारे पास सेट है एक 14 प्रो है जिसके पैड निकले हुए, तो आज हम इसे स्वैप करेंगे और ये ऑलरेडी अनेबल है, तो देखेंगे अनेबल से हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो बने रहे चैनल पर, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखो जब भी आप कोई सीपीयू निकालेंगे 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, तो ये कॉर्नर का ग्लू जो है वो कैसे हैंडल करना है। अगर अक्सर आप क्या करते हैं, इन कंपोनेंट को उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने का क्या रीज़न होगा कि आप दो गलतियाँ कर देंगे। एक तो डिशोल्ड वायर साइड से चलाया करेंगे इसमें, जो कि नहीं चलानी है। पहले आपने सूखा ग्लू कट करना है, तो मैंने टेम्परेचर कर रखा है 222। कितना कर रखा है? 222। चिमटी से साफ करना है आपने। ये नहीं दिखे तो मुझे बता देना। एयर करने 0। ऐसे सूखा ग्लू हटा देना है पहले। यहां तक समझ में आ गया भाई? पहले ऐसे ही क्लीन करना है। जब आप अपना भी सीपीयू निकालेंगे तो उसके साइडों में भी ग्लू दिखेगा, तो वहां पर कभी भी डिशोल्ड वायर नहीं चलानी होती है। सीपीयू निकालने के बाद ऐसे आयर उससे चिमटी से आपको क्लीन करना होता है कॉर्नर। उसके बाद ये जो मैं काम कर रहा हूँ निंजा है, आप नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप सॉफ्ट तरीके से करें, जैसे आपको बताया गया है पहले पैड को सॉफ्ट करना। और अगर आप ऐसे करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट इसके लिए हाथ थोड़ा सा अच्छा होना जरूरी है। आयरन है 420 या 450। टेम्परेचर है एसएमडी का 180। आयरन 450 पर है, एसएमडी का टेम्परेचर है 180। बाकी वो आप पहले सॉफ्ट कीजिए 138 डाल के, फिर फ्लैट कर लीजिए। थोड़ा सा फास्ट कर देगा बस, लेकिन अगर आपका हाथ बहक रहा है आयरन के साथ तो हो सकता है कंपोनेंट भी उखाड़ दे आपके। तो अगर आपका हाथ अच्छा है तो ट्राई करें। अच्छा, इस ग्लू का ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ना कई बार कंपोनेंट के बीच में चला जाता है, तो इसे कोशिश करनी है एक तरफ को इकट्ठा कर लें आप। इसके साथ पीपीडी की बॉल्स भी होती हैं इसमें से ही। कॉर्नर स्पेशली क्लीन करने यार अच्छे से, वरना आपका सीपीयू बैठने में दिक्कत करेगा ही करेगा हमेशा। अच्छा, रेड बॉल दिख रही है? रेड बॉल जो है ये ना सीपीयू में एक्स्ट्रा बॉल होती है बोर्ड पर। ये बॉल आपकी सीपीयू पर नहीं होती है, सीपीयू उस जगह से खाली होता है, तो ये एक्स्ट्रा बनाई जाती है। आईफोन 12 से आनी स्टार्ट हुई हैं। इससे क्या है कि ये मल्टीपल बॉल्स होती हैं। ये सप्लाइयाँ जो हैं ये वाली वो यहाँ पर भी हैं, तो यहाँ पर सीपीयू कनेक्ट नहीं होता है आपका।
तो कई बार आप जब CPU निकालेंगे आईफोन 16 का, स्पेशली 16 सीरीज का, तो ये पूरा ये हिस्सा जो है ना वो सिल्वर हो जाएगा। तो आप चाहें तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइडों से थोड़ा थोड़ा सा यूवी लगा दें। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपने शेक ज़्यादा करा दिया तो चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बॉल के बीच में और इस बॉल के बीच में गैप कम है अब। ठीक है, 11 या XR या XS में ये स्पेस सराउंडिंग पूरा खाली मिलता है, जैसे CPU में खाली है ऐसे उसमें भी खाली है। अगर ये गड्ढे आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपका CPU का जो है ना बीच की आईसी जो है वो अपनी जगह पे नहीं जाएंगी, तो CPU हवा में रह सकता है। अगर इसके ग्लू आपने क्लीन कर दिया तो आपका CPU प्रॉपर बैठ जाएगा एक ही बार में सीधा होके, आपको ज़्यादा अलाइनमेंट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हें हमेशा क्लीन कर देना है ऐसे। ये जो कॉर्नर्स दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो जैसे एक ग्लू दिख रहा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाई दिया? ये छोटा छोटा ग्लू हमेशा क्लीन करना है। इसकी वजह से कई बार आपका अगर ये थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा तो CPU को फंसा लेगा ये इधर, तो आपका CPU टेढ़ा हो सकता है। आप चाहें तो ये बीच वाला हिस्सा साफ करें, आप चाहें तो ना भी करेंगे, बट साइड तो साफ कर ही देनी है ऐसे। और इनमें से कोई भी कंपोनेंट आपका जो CPU के पास लगा है वो निकलना नहीं चाहिए भाई। हालांकि आप सिमेटिक से देख के या बिटमैप से देख के बता सकते हैं कि वो पुल अप है या पुल डाउन है, लेकिन अगर पुल अप है तो कंपलसरी है आपके लिए लगाना। कोई नैंड के प्रो उसके लिए है कम्युनिकेशन के लिए, कोई बेसबैंड के कम्युनिकेशन के लिए है, कोई CPU को स्टार्ट करने के लिए है। तो कोशिश ये करनी है जैसा भी आप 13 प्रो का काम करेंगे तो उसके पास जितने कंपोनेंट है वो हटना नहीं चाहिए कोई भी, जब आप बोर्ड क्लीन कर रहे हैं। अच्छा जी, ये CPU हमने या इसलिए निकाला है क्योंकि हमारे सामने कल ये केस था, किसका है भाई? ये संजीव, आपका ये सेट ये? अरे मतलब हमारे यहाँ तो आपका है ना? क्या प्रॉब्लम थी इसमें? उससे पहले रिकवरी पे था, फिर हमने फ्लैश मारा तो अनेबल हो गया क्योंकि बेस बैंड नहीं आ रहा था। फिर खोल के देखा तो ये पैड टूटे हुए थे इसके, फिर आपने पैड बनाए, फिर हमने पैड बनाने के बाद क्यों इसे स्वैप मार दिया भाई बताओ? क्योंकि पैड ज़्यादा टूटे हुए हैं और उस कंडीशन में क्या होगा कि कई बार हो सकता है आज तो ठीक हो जाए, 4 दिन बाद कस्टमर फिर आके खड़ा हो जाए। तो हमने इसका CPU बाहर निकाल लिया है। अब आपको CPU क्लीन करना इस तरह का और इसे फिक्स करना सीखना है पहले, ठीक है? जब आपने बोर्ड क्लीन कर दिया ये वाला यहाँ से, तो आपको ये श्योर होना है कि आपके बोर्ड पे जब आपने काम किया उसमें आपका बोर्ड शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो दोबारा से चेक कर लेना है इस तरह से, कितना करंट था इसका, लो बूट था, कितना आना चाहिए? 18, 20, 25 ऐसा आना चाहिए ना? हमारा बताइए कितना आ रहा है अभी? 19, 18 वही है, यानी अभी हमारा बोर्ड खराब नहीं हुआ है। तो जब भी आप कोई आईसी लगाएं या कोई काम करें तो उसके बाद करंट पहले जरूर चेक करना है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मान लीजिए आपने 2 आईसी लगा दी, या मान लीजिए मैंने इसे क्लीन नहीं किया होता, अभी क्लीन करने के बाद या चेक नहीं किया होता और मैं CPU लगाता तो मैं श्योर नहीं होता कि CPU की वजह से शॉर्ट हुआ है या बोर्ड में ही शॉर्टिंग थी पहले से। तो पहले ऐसे तसल्ली से काम करना है, फिर आपको एक एक करके आईसी लगानी है। तो पहले आईसी लगानी है अपने को क्या? CPU। चाहो तो आप वीडियो बना लो, चाहो तो आप याद रखना, ये आपका आईफोन 7 की तरह क्लीन नहीं होता है। किसकी तरह क्लीन नहीं होता है? आईफोन 7 की तरह क्लीन नहीं होता है। 7 की तरह क्लीन करोगे इसके पैड बहुत सेंसिटिव है, पैड उखड़ जाएंगे बहुत जल्दी। तो इसमें सबसे पहले कोई शॉर्टकट नहीं मारना है, ये यूज़ नहीं करनी है, इसकी जगह यूज़ करनी है 138। ऐसे ना PPD लगा देना है। आयरन का टेम्परेचर वही रहेगा 450, आप चाहें तो 350 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग आ जानी चाहिए आपकी उस पर। और फ्लक्स के साथ ना ये आयरन इस पर चला लेनी है ऐसे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आप आयरन पर ना बॉल बन जाएगी एक। सभी बॉलों पर ये आयरन की बॉल टच होनी चाहिए, आयरन टच नहीं होनी चाहिए। इससे शाइनिंग भी आने लगेगी। समझ आया भाई पहला स्टेप? फ्लैट करने के लिए आप झाड़ू यूज कर सकते हैं। किससे दिखाऊं? कॉटन से, झाड़ू से? झाड़ू से देख लो, आधा कर देते हैं झाड़ू से, बट वो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसमें हाथ का ऑब्जेक्ट, ये जो है ना मूवमेंट एक जैसा चाहिए मुझे। मान लीजिए आपकी असेंबली वहाँ नहीं गई और आपके जो है ये डिशोल्ड वायर ठंडी हो गई वहाँ से, तो ये फंसी रह जाएगी, तो ये पैड उखाड़ लेगी कई बार। इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेहतर है जो हम कॉटन यूज़ करते हैं, बट मैं दोनों तरीके आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा इससे कर देते हैं, फिर उससे कर लेंगे, है नहीं? इसमें थोड़ा हाथ का मूवमेंट सही चाहिए होता है। टेम्परेचर रहेगा 300,
एयर रहेगी 2। पहले इस पर चमक लानी है ऐसे, फिर इसे ऐसे चला लेना है। समझ में आ रहा है भाई? आपको इससे डर लग रहा है क्योंकि इससे अक्सर बंदे खराब कर लेते हैं, तो आप दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, ये कॉटन या स्पंज जो भी आपके हाथ में, उसे ऐसे पकड़ लेना है। ओ भाई, ये रेशे ना बड़े नुकसान देते हैं कई बार। समझ आया भाई? ये थोड़ा सा इजी रहता है। कॉटन भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो कॉटन ऐसी यूज करें जिसके रेशे कम खुले, क्योंकि कॉटन से कई बार क्या होता है, कॉटन फंसी रहती है ऐसे, तो पैड को उखाड़ के ले आती है। उसमें सबसे बेहतर यही ऑप्शन है। कपड़े से नहीं रगड़ना है इसे, ऐसे उंगली से कपड़े से नहीं रगड़ना है। अगर इसमें क्या हुआ, अगर कोई भी बॉल फंसी हुई हुई या ऊंची हुई तो कपड़े से उखड़ जाएगी वो, तो आप इसे हल्के हाथ से जेंटली क्लीन कर दें इसे। हाँ जी, मैंने क्या बोला है अभी कि कस्टमर के साइड पे ना एक्सपेरिमेंट में नहीं जाना है। क्या बोल रहा है तू? 2 दिख रही भाई मुझे, एक ना दिख रही। 1 2 3। चलो अभी देखेंगे काम की है या फिर मल्टीपल है। सबसे पहला काम, जो भी इस तरह की बॉल निकल जाए, जैसे अभी इसकी बॉल निकली हुई है, नजर आ रही है कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई पीपड़ी शीपड़ी नहीं डालना है, कोई रिबॉलिंग नहीं करनी है। पहला काम यह है कि इसे प्रोटेक्ट कर देना है यूवी से। किससे प्रोटेक्ट कर देना है? मे भी हो सकता है मल्टीपल हो, मे भी हो सकता है ग्राउंड हो, मे भी हो सकता है काम की हो। पहला काम आपका यही है कि आप उसे क्या कर दें, यूवी कर दें। मान लीजिए मल्टीपल भी हुई तो 1.8 की लाइन है जैसे, तो इसमें ना 2 सर्किल होते हैं, एक आउटर सर्किल एक अंदर वाला सर्किल। जैसे कीपैड वाला फोन देखा है किसी ने? जब ये पैड निकलता है तो एक अंदर वाला सर्किल निकलता है, एक बाहर वाला सर्किल निकलता है। बाहर वाला सप्लाई होता है, अंदर वाला जो होता है ग्राउंड होता है। तो अगर हमने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, ऐसे ही रिवॉल्व कर दिया, क्योंकि हमें दिख रहा था बोर्ड पर मल्टीपल पैड से ही है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो बॉल ग्राउंड से जुड़ जाएगी और वो वाली लाइन पूरी क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्ट हो जाएगी सीपीयू में से। उस कंडीशन में आपका सीपीयू डन नहीं आएगा। तो कई बार हम बंदे क्या करते हैं, ऐसे पैड को स्किप मार लेते हैं। स्किप करने से पहले क्या कर देना भाई, ये तो ग्राउंड है, ये वाला तो दिख रहा है। ये वाला काम का है, ये वाला काम का है, मतलब सप्लाइयां हैं दोनों। देखो ये भी आपको ब्लैक ब्लैक ब्लू भी ना नीला दिख रहा होगा इसमें। ये भी कंपनी का यूवी ही होता है, जिसे आप ब्लू समझते हैं वो यूवी होता है एक तरह से। तो उस पर जब केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे अब यूवी रे मार रहा हूँ तो देखो वो कलर चेंज कर रहा है अपना। तो ये जो है ये ऐसा यूवी है कि जैसे इसे गर्म करेंगे तो सॉफ्ट होने लगता है। तो जब सॉफ्ट हो जाता है तो हम ब्लेड से इसे कट कर लेते हैं। क्या ये वाला तो हार्ड के, ये वाले को देख लेते हैं। ये तो हीट मार के क्लीन होगा ना। ये लिक्विड होता है पहले, थोड़ी सी हार्ड है ये, इसकी पिनेट टेढ़ी है। तो ज़्यादा ना नुकुर ना करते हुए, ये ना फैलता हुआ दिख रहा है रायता इसमें, इसे चुपचाप क्या कर देंगे हम, रिवॉल्व कर लो भाई, जितना हो सके इससे पीछे छुड़ा लो। ये कंबल है, जैसे हम कई बार कूदते ना दरिया में किसी को बचाने के लिए, और बीच में क्या आता है, कंबल। अब वो बंदा तो डूब गया, कंबल आप पे चिपट गया है, तो उससे बचने का क्या तरीका है, ज़्यादा मोहब्बत नहीं करो। ये क्योंकि उखड़ते हुए दिख रहा है पैड इसके मुझे, जल्दी से बहुत अच्छा नहीं करना है कभी भी, अच्छे पे ही क्या कर देना है, छोड़ देना है जितना अच्छा दिख रहा है। मैं से छू भी रहा हूँ ना, साले के पैड निकल रहे हैं, बस लगा के दे देना भाई इसे। अच्छा अभी ना सुनो यार, अरे सुनो भाई, जैसे अभी आपने किसी बॉल पे यूवी लगा रखा है, इसमें एक गलती नहीं करेंगे आप कि इसमें फ्लक्स डाल देंगे। फ्लक्स डालेंगे तो बॉल वो कूद के ना दूसरे वाले पे जाके जुड़ जाएगी। तो पहले इसे तिरछा करके हल्का सा उठा के देख लेना है ऐसे ही। मुझे ना 2 बॉलें ऐसी लग रही हैं जैसे या तो ये बनी हुई नहीं है यहाँ पर, या इनमें पिपड़ी नहीं है, या ये बॉल छोटी है, वहीं से वहीं बना देंगे बाद में भी। यार ये वाली बॉल कैसे रह गई यहाँ पर, जबकि इस पर तो यूवी लगा हुआ है। तो ये ना आपको धोखा दे जाएगी, जब आप हीट मारोगे ना इस बॉल पर
ये दूसरे वाले पे चली जाएगी, क्योंकि नीचे चिपकी नहीं है, सिर्फ ये रखी हुई है। तो आपको ऐसी बॉल हटा लेनी है पहले। अच्छा, ऐसे सीपीयू पे आप ब्रश नहीं मारें यार, कोशिश ये करें, ब्रश मारेंगे तो ब्रश से भी उखड़ जाती हैं बॉलें। तो उंगली से ट्राई कर लें, बस मुझे इतना चाहिए कि इसकी बॉल ना टच हो जाए। सीपीयू लगाते समय ना आप एक चीज का ध्यान रखें, कर देता हूं भाई, कि पीसीबी होल्डर पे लगा के नहीं लगाएं। टिश्यू पेपर पे लगा के लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा, देर में हीट से नहीं बैठेगा। अगर पीसीबी होल्डर पे लगा के लगाएंगे तो देर में बैठेगा थोड़ा सा। तो कई बार बोर्ड, जैसे आप 12 वगैरह में काम करोगे तो पीछे से पावर पंचर हो जाती है उसमें, टिश्यू पे तो थोड़ा जल्दी बैठ जाएगा। अच्छा, जहां नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, उस एरिया को गर्म करना है बस आपने। पहले टेम्परेचर रहेगा 280, एयर रहेगी 0, मीडियम नोजल। थोड़ा सा हाथ ऊंचा रखना है, पैनिक नहीं होना है, चिमटी नहीं मारनी है, इस पर फ्लक्स निकलेगा तब तक कुछ नहीं करना है। देखा फ्लक्स निकलता हुआ? अब आपने हाथ को घुमाना है ऐसे। अब हल्का सा हिला के देख लेना है। जब हिला रहे हैं तो ये हाथ यहीं रखना है। हिल रहा है? ऐसे पकड़ के नहीं हिला देना है, ऐसे हल्का सा हिलाना है, क्योंकि इसकी बॉलें बहुत सारी हैं, तो ज़्यादा हिलाओगे तो ऐसे बॉल मिल सकती हैं। तो ज़्यादा हिलाने पे भी कई बार क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो सकता है। अभी अपने को करंट कितना चाहिए, इसका कितना है अभी? बिफोर तो 0 है, ठीक है। कितना है? 100 आया अभी। इट मीन्स आपका डीएफयू है, लेकिन ये करंट डीएफयू बता रहा है बस। अभी क्या बता रहा है भाई? खाली करंट से आप सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि आपने जब सीपीयू लगाया तो वो शॉर्ट नहीं किया कहीं भी, ना तो बिफोर में ना आफ्टर में, है नहीं। यानी 120 तक का करंट नॉर्मल करंट में काउंट होगा, 320 का नॉर्मल करंट में काउंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन जो है इसकी ऑथेंटिक लेना, वो ये है कि ये पोर्ट बनाना चाहिए सिस्टम पर। क्या बनाना चाहिए मेरे भाइयों? तो जैसे आपका करंट डीएफयू आ रहा है या जो भी आप लगा रहे हो, उसका दूसरा तरीका यह है कि पोर्ट करंट बनाने के बाद आपने उसे पोर्ट चेक करना होता है। तीसरा, और ऑथेंटिक करने के लिए कि आपका सीपीयू फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैंने सुबह बोला था बिना नैंड के फोन 18 तक फ्लैश हो जाना चाहिए। कितनी चीजें हो गई भाई? पहले क्या? पहले करंट चेक कर ले। करंट अगर डीएफयू करंट है तो फिर पोर्ट बनाए, पोर्ट भी बना रहा है तो कहां तक आ जाए? 18 तक आ जाए। एज ए बिगनर जब आप स्टार्ट करें तो 2-3 बार ऐसे ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आपको लगेगा डीएफयू आ गया तो पोर्ट भी बनेगा और 18 तक भी जाएगा। चलें आगे। आवाज आनी चाहिए टिडिंग की। किसकी आवाज आनी चाहिए? कि कनेक्ट होने की जैसे आवाज आती है ना, वैसे आवाज आनी चाहिए भाई। अच्छा, यहां पर ना एक चीज और काम की, सुनना ध्यान से। अब पहले हम उसे देख लें, पोर्ट पे डीएफयू है या नहीं है। यहाँ पर सुनो इधर, सुनो, अरे सुनो ना भाई, मेरे भाई सुनो। तो ये दिख रहा है अंदर का थीम। कई बार आप सीपीयू लगाएंगे तो आपका करंट वही आ रहा होगा जो आप चाह रहे होंगे। जैसा 70 करंट बोला है या 120 बोला है तो वो करंट तो आ रहा होगा, लेकिन आपका अंदर का थीम नहीं आ रहा होगा, आउटर रिंग आ रहा होगा सिर्फ। इस कंडीशन में आपका सीपीयू जो है वो पूरी तरह से नीचे बैठा हुआ नहीं है, उसकी कोर पिनें कनेक्ट नहीं हुई है, यानी डीटीसी के पास के जो बॉल्स हैं। इसका मतलब यह है कि आपको या तो सीपीयू शेक कराना होगा। क्या कराना होगा मेरे भाइयों? शेक कराना होगा, या फिर सीपीयू से पावर से सीपीयू के बीच की कोई बक जो है वो लूज हो गई है, जिसकी वजह से सीपीयू को पूरी तरह से वोल्टेज नहीं मिल रहा है और आपका पोर्ट तो बन रहा है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में जब ये व्हाइट डीएफयू बनेगा, इसे बोलते हैं व्हाइट डीएफयू। कब? जब ये अंदर की थीम ना दिख रही हो, तो यहाँ पे मॉडल भी गायब रहेगा और ये थीम भी गायब रहेगी। अगर आपके पास कोई फ्रेश सेट ऐसा आता है जो करंट डीएफयू दिखा रहा है और आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम पे डीएफयू भी आ रहा है लेकिन व्हाइट डीएफयू आ रहा है, इसका मतलब यह है या तो उसके फिजिकली कोई बक कॉइल टूट गई है, जिसे आपको क्या देखना पड़ेगा? फिजिकली देखना पड़ेगा। दूसरा, या तो उसका सीपीयू रिवॉल्व होगा। समझ में आ गई भाई मेरी बात? एक और चीज समझना अब यहाँ पर, कई बार आपके पास सेट आएगा कि आपने ये बोर्ड जो है 14 प्रो दिखा रहा है अभी,
ऐसे कई बार आप सेट को स्वैप कर रहे होंगे, आपने 12 का बोर्ड मांगा होगा, 12 का बोर्ड मिला होगा, आपने बोर्ड भी सीपीयू, वो सीपीयू भी 12 में से निकाला होगा। जैसे ही उसमें डालेंगे आप किसमें, बोर्ड में, तो 12 प्रो लिखकर आ जाएगा डीएफयू के साथ। क्या लिखकर आ जाएगा, 12 प्रो। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसा अभी मैं चाहूं तो 14 प्रो मैक्स बना सकता हूं, यहीं से क्या बना सकता हूं, 14 प्रो मैक्स डीएफयू पर। ऐसा नहीं कि 14 प्रो मैक्स बन के 14 प्रो मैक्स की तरह चलने लगेगा। दोनों की रैम में फर्क है। क्या फर्क है भाई, रैम में फर्क है। तो एप्पल क्या करता है, 4 सीपीयू नहीं बनाता है, 4 रैम तो अलग अलग बनाता है, ऐसे प्रो मैक्स की या 14 प्लस की, ये रैम तो अलग अलग होती है, सीपीयू सबके एक ही होते हैं। उसमें क्या किया जाता है, इसमें आईडी रजिस्टर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है भाई, ये आईडी रजिस्टर। तो किसी बोर्ड में आईडी रजिस्टर जो है वो 10 ओम का या 1 किलो का लगाया जाता है, किसी में 1 मेगा ओम का लगाया जाता है, किसी में रजिस्टर ही नहीं लगाया जाता है, किसी में वो पिन जो है एनसी कर दी जाती है। जैसे जैसे आप इस बोर्ड को, जैसे सीपीयू मेरे पास 14 प्रो का है, मैं इसे उठा के अगर 15 के बोर्ड पे डालूंगा तो ये 15 लिखकर आ जाएगा इसी सीपीयू पर। क्या लिखकर आ जाएगा, यानी इस सीपीयू में कोई कोडिंग नहीं है, सीपीयू को रजिस्टर के साथ कोड कराया जाता है। समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं आपसे। तो 14 प्रो मैक्स का जो है एक ही बोर्ड होता है, इसमें सिर्फ एक रजिस्टर लगा होता है। तो अगर आप किसी आईडी बोर्ड आपके पास पड़ा है 14 प्रो मैक्स का और आपके पास सेट आ गया 14 प्रो का, तो आपको वो आईडी रजिस्टर इधर से उधर शिफ्ट कर दोगे तो आपका वही बोर्ड 14 प्रो बन जाएगा। कैसे ढूंढेंगे वो आगे बात करेंगे, याद रखना है। लेकिन आज से क्या बोल रहा हूं मैं, आईडी रजिस्टर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मोड चेंज हो सकता है, मॉडल चेंज हो सकता है। एक मॉडल में देखा, एक बच्चा था पंजाब से, उसके मॉडल में 12 लगाया था उसने। पहले आया वो 12 मिनी, फिर आया 12 प्रो मैक्स, फिर आया 13 प्रो और फिर 13 प्रो मैक्स। एक ही सीपीयू हुई। क्या कर रहा था वो, हर बार जब भी सीपीयू लगा रहा था तो कोई ना कोई बॉल या तो छोड़ रहा था या कोई कंपोनेंट हटा रखा था। तो कई बार आपके पास भी ऐसा केस आ सकता है कि आप सीपीयू लगाएं तो आपका मोड चेंज आ जाए। तो ये ऐसा हो सकता है या तो आपने उसका कोई रजिस्टर हटा दिया आईडी वाला, या फिर वो बॉल डिस्कनेक्ट रह गई है, या फिर आपने बोर्ड ही दूसरा वाला ले लिया, 14 प्रो की जगह 14 प्रो मैक्स का ले लिया। समझ में आ गई। चलें आगे। अच्छा, तीसरा क्या तरीका है भाई इसका कंफर्म करने का, कहां तक आ जाए, कहो तो कर दूं या मान जाओगे, यहां तक आ रहा तो वो भी आ ही रहा होगा यार, जो टाइम पर बात करना है। अब दूसरी चीज अपने को लगानी पड़ेगी इसकी नैंड। ठीक है, कौन कौन मल्टीपल बॉल्स ढूंढ सकता है सीपीयू में और बता सकता है कि मल्टीपल है। बिट मैप पे नहीं पता चलता है, सिमेटिक पे जाके देखना पड़ता है बॉल नंबर डाल के। ठीक है, ये नैंड जो है ना 315, इस नैंड में ना ज़्यादा डिशवर्ड वायर नहीं चलानी है। इसकी स्किन बहुत जल्दी चली जाएगी, इसकी बॉलें बहुत जल्दी मिलती है, बोर्ड की भी और आपके नैंड की भी। तो एक ही बार चलाना है हल्के हाथ से।
अभी क्या करना चाहिए इसमें, लोगो दिखाना चाहिए इसमें। अगर ये रिकवरी पर होगा, क्योंकि था रिकवरी पे लास्ट टाइम जब हम इसे फ्लैश कर रहे थे अटक गया था, तो ये लोगो दिखा के हो सकता है रिकवरी दिखाए, हो सकता है लोगो से वापसी चला जाए। डीएफयू से ऊपर चढ़ेगा, लेकिन एक बार इतना ध्यान रखना, स्टक नहीं रहेगा। जैसा भी स्टक था ना 100 या 80 पर, ऐसे स्टक नहीं रहेगा। माइक्रोस्कोप के साथ बोलिए उसे, तो माइक्रोस्कोप के साथ हिट मारे। चले भाई देखें, देखो देखो गया 200, अभी ना 200 जाके वापसी आ जाएगा, देखते रहो। अभी 200 जाके वापसी आ गया 146 पे, तो क्या रिकवरी पर आ रहा है फोन? देखें जरा, अगर सुनो इधर, अगर ये चालू सेट होता, सुनो है आप मुझे, तो ये 800 तक जाता। कहां तक जाता? 800 तक जाता, एप्पल लोगो दिखागा, फिर बंद हो जाता। अभी ऑलरेडी हाफ फ्लैशिंग पर है, यानी आईसी लगाने के बाद भी अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे फ्लैश करना पड़ेगा भाई। देखो लोगो आ रहा है, लोगो आके किस पे आ गया? बेंडी पे आ गया ये। अब अगर मैं इसे फ्लैश भी करूंगा तो ये फ्लैश अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ईप्रोम नहीं लगाई है मैंने। क्या नहीं लगाई है? चाय पी लूं भाई, पंडित चाय पी ले पहले बात। नहीं फिर तो ऑन ही होता सीधा। हाँ पहले जब आप सीपीयू लगाते डीएफयू आता, जब आप नेट लगाते लोगो ब्लिंक होता, ईप्रोम लगाते तो मेनू में एंटर हो जाता, एनएफसी लगाते तो पासकोड खुल जाता है। ये ऑलरेडी फ्लैश है पहले से बेटा। हाँ जब ऑनलाइन, जब हम यहाँ पे लाइव काम करते हैं तो बहुत गुदा चाहिए उसके लिए, दिखाते वक्त काम करने में, नहीं? बहुत से बंदों को लगता है अरे यार तो आसान था। अच्छा भाई इसकी ना कैन निकालनी है, क्योंकि हमें इसकी ईप्रोम बचानी है, और ईप्रोम बिल्कुल कॉर्नर पे है इसकी भी। ये वाला बोर्ड है जिसमें से हम सामान उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट वंपोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। खो दूं क्या भाई, तोड़ दूं क्या? संजीव से पूछ रहा हूं मैं। नहीं एनएफसी तो नीचे वाले बोर्ड में होती है ना इसमें, अगर ऊपर वाले में होती है जैसे 13 प्रो होता तो उसके एनएफसी ऊपर ही है, या आपका 13 होता उसमें भी एनएफसी ऊपर ही है। जिसमें ऊपर है उसमें तो लगानी पड़ेगी, जिसमें नीचे है तो आप ऊपर वाले स्वैप मार रहे हो तो नीचे वाले से जोड़ेंगे तभी पासपोर्ट खुलेगा। नहीं समझ, अगर ये चालू फ़ोन होता तो उसमें पासपोर्ट होता ना एक, तो अगर मैं ऊपर की तीनों आईसी लगा के ऐसे स्लाइड मारता तो इसका पासपोर्ट एंटर नहीं होता, वाइट स्क्रीन होता ही है, फिर मुझे नीचे वाले बोर्ड को जोड़ना पड़ता। लेकिन अगर आईडी नहीं पड़ी हुई होती इसमें या पासपोर्ट नहीं डाला हुआ होता तो फिर स्वाइप हो जाता, ऐसा उस दिन 15 हुआ था, याद है? ज़्यादातर मॉडल में एनएफसी जो है वो सीपीयू वाले बोर्ड पर नहीं आती है। कुछ ही मॉडल हैं जिसमें सीपीयू वाले बोर्ड पर है, ज़्यादातर नीचे वाले बेस बैंड वाले बोर्ड पर ज़्यादा होती है एनएफसी, जैसे 15 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 13 प्रो नहीं 13 मिनी में है नीचे, 13 प्रो मैक्स में ऊपर ही है, 12 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स इसमें नीचे है, 11 की पूरी सीरीज़ नीचे है, एक्स की पूरी सीरीज़ नीचे है। तो डिपेंड करता है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। जिसमें 2 है उसमें मैंने उस दिन भी बताया था कौन सी वाली लेनी होगी भाई। सर हम तो जेसी पे देख लिया करेंगे, और क्या, स्टॉक होम लिखा होगा, एनएफसी लिखा होगा। अभी भी ये रिकवरी पर ही रहना चाहिए भाई, सही है भाई? क्या करना होगा अभी?
आ ही रही होगी क्या, जरूरी है? एक बार तो चेक कर लिया अभी हमने। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों को लगा के फ्लैश कर देना है। हमारा बोर्ड भी सही हो गया, नया जैसा हो गया, और उसकी लाइफ भी बन गई थी। बहुत से कमेंट करेंगे नहीं सर पैड भी बन जाते हैं, मैंने उसकी वीडियो देखी थी उसकी। भाई बनाओ जिसको बनाने, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ बनाने। अभी तक पैड भी नहीं बन पाते वो, बन जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन टाइम लगता है। मसला ये है कि अगर कस्टमर फ्री में काम करवा रहा है तो ठीक है यार, मेहनत कर लो। फिर मेहनत करने के बाद कई बार रिजल्ट भी नहीं मिलता। इससे बेहतर तो ये है कि एक बार में भाई स्वैप मार दो उसे, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। वीडियो दिखाने के लिए अच्छी होती है वो, किसी को यूट्यूब पे दिखानी है कि देखो मैंने पैड बनाया, वो ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर का है तो मेंटेनेंस में ना ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट को मैंने मना ही किया आपसे। उसमें सीधा सीधा रिजल्ट देना होता है कस्टमर को। कस्टमर ने अपना सेट दिया है, कोई इसलिए नहीं दिया है कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करें, पैड बनाना सीख रहे हैं, आई से रिवॉल्व करना सीख रहे हैं। रोजन के साथ क्लीन करना है, क्योंकि अभी आप भी करेंगे ना अपना क्लीन, तो देख लेना है कैसे करा है मैंने। ऐसे रोजन में डिप करना है, तब क्लीन करना है इसे। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ताकत लगा के नहीं करना है, और हल्का सा ना इस पर पिपड़ी लगा देना है, इससे स्मूथ हो जाएगा। रोजन जो है देर तक चलता है, चमक ज़्यादा देता है, फ्लक्स जो है जल्दी उड़ जाता है। यानी जब आप अप्लाई करोगे तो ज़्यादा वेस्ट होगा। इससे देखो एकदम चमक आती हुई दिखेगी आपको। शर्त यह है कि अभी वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ, क्या ज़रूरत है, मैंने पीपीडी लगा दिया उस पर। किस पर? शोल्ड वायर पर लगा रखा है मैंने। तो इतनी मोहब्बत नहीं करनी, आपके सॉफ्ट करने में ही आपका पीपीडी घुस जाएगा इसके बॉल में, कंपोनेंट में। इससे क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा। एक बंदे को ना मैंने ऐसे लेयर क्लीन करने के लिए दिया, जैसा भी आपको दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही बांधा उसने, इतना कस के बांधा, साला यहाँ से पीसीबी टेढ़ी करके लिया है मेरे पास। कहाँ से? वो स्क्रू दिख रहा है वहाँ से अंदर घुसेड़ के लिया है। मैंने कहा भाई क्या कर रहा था इसके साथ तू? और ये कह रहा देखना सर ये टेढ़ी टेढ़ी से लग रही ना। भाई टेढ़ी करती है तूने। हाँ, जैसा भी इसे मैंने ऑन करके आपको दे दूं कि यार से फ्लैट करके दियो, ऐसे दिया था उसे। अच्छा, ये पैड काले नहीं रहने चाहिए, काले पैड पर ना आपकी सप्लाई रन नहीं करती है।
डिड नॉट एक्सेप्टेड तो ना आया, यहाँ पे डिड नॉट एक्सेप्टेड आया था ना, वरना सुबह जैसा आ रहा था। हाँ फ्लैशिंग हो गई, पहले डिड नॉट एक्सेप्टेड आ रहा था बेस बैंड, याद है जब सुबह कर रहे थे हम, तो बेस बैंड नहीं ले रहा था ये। यहाँ देखो अब IMEI नंबर आ रहा है। अच्छा अभी एक्टिव ना करें इसे, जब तक ये प्रोग्रेस बार पूरी नहीं हो जाती ना तब तक एक्टिव ना करें, अभी प्रोग्रेस बार पे चल रहा होगा ये यहाँ पर। अभी यहाँ पे डंडी चल रही होगी, हो गया ठीक है जी। अब मैं इधर दिखाता हूँ आपको, नजर आ रहा भाई? ओके IMEI भी आ रहा है। अभी कैमरा हमने नहीं लगा के फ्लैश किया है, तो जब हम इसे पूरा पैक कर देंगे एक बार फिर कैमरा शैमरा लगा के करेंगे। और अभी हमने इसमें वाईफाई IC भी शिफ्ट नहीं की है। क्या नहीं की है? वाईफाई IC शिफ्ट नहीं की है अभी हमने, वाईफाई IC पुराने वाले बोर्ड पर है। सुबह करेंगे ये पार्ट, या अभी कर दें? जल्दी बताओ। अभी कर दो सर। हाँ अभी कर लें? वाईफाई और चलाते हैं फिर बंद कर देंगे भाई से, फिर लेयर शेयर सुबह बनाएंगे। अभी देख लेते तो वाईफाई नहीं आ रहा होगा इसका, देखो स्टार्ट नहीं हो रहा ना वाईफाई। किस किस को यहाँ तक स्वैपिंग समझ में आ गई भाई? जर्नल अबाउट और जी देखो वाईफाई का एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब वाईफाई IC बात तो कर रही है CPU से, ऐसे ही तो है ना, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसकी नहीं है ये, हमें ओरिजिनल वाली इसकी निकाल के इस पर डालनी पड़ेगी फिर से। आप नोटिस कर रहे हैं कोई चीज चल रही है इसमें बार बार, एक चीज का, जब भी हम काम कर रहे हैं एक चीज की कंडीशन चल रही है बार बार। किस चीज की? स्किल की। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है बार बार हमें? स्किल। अगर स्किल है तो बहुत मजे हैं काम करने के, अगर स्किल नहीं है तो एक IC निकालने में खराब कर दोगे, दूसरे IC निकालने में खराब कर दोगे। जब भी ऐसा कोई पार्ट मिले जिसका ग्लो IC के बराबर हो तो कभी भी नीचे से जड़ से मत काटना, जड़ से काटोगे तो वो IC उखड़ जाएगी, तो पहले हल्का हल्का ऊपर से काटना होता है ऐसे। वाईफाई IC के लिए नहीं करना पड़ता। मोड़ के दिखाए से अच्छा, उल्टा फोल्ड होता होगा नहीं तो उल्टा उल्टा मोड़ के दिखा। अच्छा वाईफाई के लिए नीचे वाला बोर्ड लगाने की तो जरूरत है नहीं, ऊपर ऊपर से ही पता चल ही जाएगा अब तो हमें, तो सिर्फ ऊपर वाले बोर्ड से चेक कर लेते हैं। दिखाई दे रहे भाई? चलो अभी हो गया ख़त्म। तो जैसे भी आपने देखा कि अगर आपको 14 Pro आपके पास भी इस तरह का कोई डेड आता है, पैड निकल जाते हैं, तो आप किस तरह से उसे स्वैप करेंगे। और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर। प्लीज़ नीचे कमेंट में बॉक्स में जरूर डाला कीजिए कि आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, और इस वीडियो में अगर आपने कुछ सीखा है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन किया कीजिए। आपका कमेंट जो है हमें थोड़ा सा सहानुभूति देता है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है कि हम आगे कुछ तरह की वीडियो बनाएं। थैंक यू।